Good afternoon, everyone. A warm welcome to everyone, my dear students. इस लेक्चर में मैंने आपको आउटलाइन दी थी 16 चैप्टर्स का, क्लास 12th का, और आज एक चैप्टर लूंगा जो स्टूडेंट के लिए फोबिया का काम करता है। वो स्टूडेंट हमेशा ये बोलता है कि सर बड़ा टफ चैप्टर है, इसका जो न्यूमेरिकल्स है बड़ा टफ होता है, या इसकी जो थ्योरी है वो क्लियर नहीं होती है। तो मैं वही चैप्टर उठाऊंगा, चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, commonly called genetics. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में मैं आपको काफी कुछ सिखाऊंगा, और सिखाने के साथ साथ आप लोगों को एक चीज का अनुभव कराऊंगा कि वास्तव में जेनेटिक्स जो लोग सोचते हैं वो इतना टफ है नहीं। ओके, जितना जेनेटिक्स आप लोग सोचते हैं कि बड़ा टफ है, बड़ा टफ है, बहुत इजी। आई विल मेक यू सिंपल फॉर यू, एंड आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, वी आर हियर फॉर यू ओनली। ओके, आप हार्ड वर्क करते रहिए, गाइडेंस लेते रहिए इन इन ए प्रॉपर मैनर। ओके, 100% यू विल सक्सीड। तो लेट वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5, माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसी को बोलते हैं कंबाइनली जेनेटिक्स। ओके, इसी को कंबाइनली बोलते हैं जेनेटिक्स। अब इसी को कंबाइनली जेनेटिक्स बोलते हैं, और तो देख लीजिएगा, अगर कंबाइनली बोलते हैं तो क्या है कंबाइनली, तो कंबाइनली नाम लिख दूं मैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। ओके, तो देखिएगा, लेट बी स्टार्ट जेनेटिक्स विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फुल ऑफ एनर्जी। और आप लोगों को भी इसी एनर्जी के साथ पढ़ना है और समझना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिएगा, जेनेटिक्स है क्या। तो सबसे पहले यहां पे जो जेनेटिक्स का टर्म है, पहले छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जेनेटिक्स होता क्या है। जो जेनेटिक्स का टर्म टर्म जेनेटिक्स was given by विलियम वेटसन। विलियम वेटसन जेनेटिक्स का टर्म विलियम वेटसन ने दिया, और कब दिया, 1905 में। 1905 में जेनेटिक्स का जो टर्म है बेटा जी, जो जेनेटिक्स का टर्म है वो साइंटिस्ट विलियम वेटसन ने 1905 को दिया। तो आप कहोगे सर, तो क्या ये विलियम वेटसन वही विलियम वेटसन है जिन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक भी बोले जाते हैं? तो बिल्कुल सही है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स।
फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अगर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है तो आपके दिमाग में आएगा तो सर फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो देख लीजिएगा, फादर ऑफ अगर जेनेटिक्स की मैं बात करूं तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो हैं वो हैं ग्रिगर जोहन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो हैं वो है बेटा जी ग्रिगोर जोहन मेंडल, जिसको हम मेंडल बोलते हैं। ग्रिगोर जोहन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब यहां पे हम स्टडी करेंगे हेरिडिटी और वेरिएशंस की। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एज वेल एज स्टडी ऑफ वेरिएशन। तो देखिएगा बेटा जी, ये हेरिडिटी और वेरिएशंस क्या होते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशंस क्या होते हैं, और आगे चलने के बाद हम इनहेरिटेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हेरिडिटी के बारे में कुछ बता दूं आपको कि हेरिडिटी वर्ड जो है वो एग्जैक्ट इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या बोलता है। हेरिडिटी, हेरिडिटी जो वर्ड है या हेरिडिटी है क्या? क्या मैं बोल दूं इट इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जो हेरिडिटी है, क्या हेरिडिटी इनहेरिटेंस का बेस है? बोलिए, क्या हेरिडिटी इनहेरिटेंस का बेस है? आप ही लोग बताना, क्या हेरिडिटी इनहेरिटेंस का बेस है? बोले भाई, क्या हेरिडिटी इनहेरिटेंस का बेस है? बिल्कुल बोल सकते हैं। हेरिडिटी का मतलब है बेस इनहेरिटेंस का जनरेशन, जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है वो जनरेशन वाइज जनरेशन होता है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं वेरिएशंस के बारे में भी पढ़ लूँ। तो वेरिएशंस क्या है? तो वेरिएशंस क्या है? तो अगर मैं बोलूँ वेरिएशंस का मतलब है डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग द नंबर ऑफ स्पीसीज। वो डिफरेंस जो हमें नंबर ऑफ स्पीसीज में एक्सटेंट हो। तो देखिएगा, वेरिएशंस का मतलब है डिफरेंसेस, वेरिएशन मतलब होता है विभिन्नता। तो देखिएगा, डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट, differences that exist among the differences that exist among the number of species, among the number of species, differences that exist among the number of species is called variations, is called variations। जैसे मैं बोलूं कि नंबर ऑफ स्पीसीज दैट एक्सिस्ट अमॉन्ग द नंबर ऑफ स्पीसीज, या मैं बोल दूं माता पिता के कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर ना हो एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन तक, इसको भी हम वेरिएशंस बोल सकते हैं, इसको भी हम वेरिएशंस बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहीं पे इनहेरिटेंस की भी बात कर लूं, अगर मैं यहीं पे इनहेरिटेंस की भी बात कर लूं तो इनहेरिटेंस बेटा जी देखिएगा ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। क्या लिखा है मैंने लिखा है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब आप कहोगे सर किसका कैरेक्टर और किस जनरेशन में ट्रांसफर? ओके, मैं बोलूं इनहेरिटेंस इज द डिग्री बाय विच कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑफस्प्रिंग्स और इंडिविजुअल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस ही बोल सकते हैं, या मैं हिंदी में आपको बता दूं कि इनहेरिटेंस का मतलब है पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएं, पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएं एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन तक। इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो फिर आपके दिमाग में आएगा तो सर वेरिएशंस क्या है? तो वेरिएशंस क्या है? तो बेटा जी एक बार वेरिएशंस के बारे में थोड़ा और एलाबोरेट करना चाहूंगा कि वेरिएशंस आखिर है क्या, वेरिएशंस आखिर है क्या, वेरिएशंस आखिर है क्या? तो देखिएगा वेरिएशंस जो है
तो देखिएगा वेरिएशंस मैंने आपको बताया था, द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग द नंबर ऑफ, तो देखिएगा द differences that exist among the number of species, वो differences जो एग्जिस्ट करे नंबर ऑफ स्पीसीज में, उसको बेटा जी बोलते हैं वेरिएशंस। या मैं बोल दूं माता पिता के कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर ना हो एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन तक। जैसे आप लोगों के दिमाग में आएगा तो सर मतलब कैसे, तो एग्जाम्पल में देखिएगा, अगर मैं बोलूं मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब वो जो डिफरेंस है वो मॉर्फोलॉजिकल के बेस पे है, जो डिफरेंस है वो एनाटॉमिकल के बेस पे है एनाटोमिकल, एनाटॉमिकल के बेस पे है। ओके, जो डिफरेंस है वो फिजियोलॉजिकल के बेस पे है, और जो डिफरेंस है वो पहला डिफरेंस जो है वो मॉर्फोलॉजिकल के बेस पे है, दूसरा डिफरेंस एनाटॉमिकल के बेस पे है, तीसरा डिफरेंस फिजियोलॉजिकल बेस पे है, चौथा डिफरेंस बिहेवियरल के बेस पे है, बिहेवियरल के बेस पे है। तो पहला डिफरेंस है मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा डिफरेंस है एनाटॉमिकल, तीसरा डिफरेंस है फिजियोलॉजिकल, चौथा डिफरेंस है बिहेवियरल, और एक और डिफरेंस की अगर मैं बात कर लूं तो सेलुलर, तो सेलुलर। तो ये डिफरेंस था जो बार बार वेरिएशन चिल्ला रहा था कि द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट, द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट, द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमोंग द नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज में जो डिफरेंस एग्जिस्ट करे उसको वेरिएशंस बोलते हैं। और वेरिएशंस किस पे लागू होता है या वेरिएशंस किसके लिए वैलिड है, तो वो है देखिएगा बेटा जी, वो है मॉर्फोलॉजी के लिए, वो है एनाटॉमिकल के लिए, वो है फिजियोलॉजिकल के लिए, वो है बिहेवियरल के लिए, वो है सेलुलर के लिए। तो ये था आपका किस तरीके से मैंने आपको बेसिक्स बता रहा हूं अभी आपको जेनेटिक्स के, तो दो तीन बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो गए। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे एक चीज और बताई थी कि जो फादर थे जेनेटिक्स के वो कौन थे, तो एक बार फिर से यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जो फादर थे जेनेटिक्स के, फादर ऑफ जेनेटिक्स वो थे, उनको लिखते हैं ग्रिगोर जोहन मेंडल, उनका नाम है ग्रिगोर जोहन मेंडल। तो देखिएगा ग्रिगोर जोहन मेंडल ने भी काफी चीजों पर काम किया। सबसे पहले इन्होंने काम किया एलील्स पे, एलील्स को बोलते हैं एलीलोमॉर्फ। अभी क्या ये डिफरेंस है, क्या एलील्स का मतलब है, अभी जैसी जैसी क्लास आगे चलती जाएगी आप लोगों को एक एक चीज क्लियर होती जाएगी कि एलील्स का मतलब क्या है या एलीलोमॉर्फ्स का मतलब क्या है। ओके, एलील्स के बाद जो है वो है कंडीशंस, होमोजाइगस कंडीशंस, होमोजाइगस कंडीशंस। इसके बाद जो है वो है हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसके बाद जो है वो है हेमीजाइगस कंडीशन, हेमीजाइगस कंडीशन। हेमीजाइगस कंडीशन के बाद है फिनोटाइप, हेमीजाइगस कंडीशन के बाद है फिनोटाइप, फिनोटाइप के बाद है जीनोटाइप, जीनोटाइप के बाद हम बोलेंगे जीन या फैक्टर या एलिमेंट, सब हमें पढ़ना है। या इसी में और मैं बोल दूं तो डोमिनेंट जीन के बारे में भी हम यहीं पढ़ेंगे बेटा जी, डोमिनेंट जीन के बारे में पढ़ेंगे यहीं बेटा जी, हम पढ़ेंगे रिसेसिव जीन के बारे में भी, रिसेसिव जीन के बारे में भी बाकी की डिटेलिंग आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया है कि अगर मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो विलियम बेटसन हैं, तो जो जो फादर जेनेटिक्स के हैं
वो ग्रेगोर जोहन मेंडल हैं, और ग्रेगोर जोहन मेंडल ने भी इन सारे सेगमेंट पे या इन सारे टर्म्स पे काम किया है। अभी मैंने आपको इनकी डिटेलिंग नहीं दी है कि मेंडल्स के बारे में कुछ नहीं बताया है, सिर्फ ये भर आपको बताया कि फादर हैं और इन्होंने किन किन टर्म्स पे काम किया है या वर्क किया है। ओके, अब देखिएगा आगे चलने के बाद एक जो और सेगमेंट है, बेसिक्स बता दूं तो लगभग लगभग बेसिक्स क्या होता है कि सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड मीन्स कि अगर आप लोग ने पहला पेज ही देखा और रिटर्न किया या नोट्स फेयर किया या नोट्स बनाया, उसमें बेसिक ही अगर आपका अच्छा लगा तो आपको चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा और आप उस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बना दोगे। ओके, तो देखिएगा इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको हम बोलते हैं टीएच मॉर्गन। ओके, इनका नाम है, नाम लिख दूं, थॉमस हंट मॉर्गन। इनका पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। इनको बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इनको बोलते हैं फादर ऑफ, इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। की एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जो जनक हैं, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। आप कहोगे सर हम कैसे बताएं या हम जानें कि ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं? तो देखिएगा इन्होंने जो काम किया है वो काम किया है ड्रोसोफिला पे, बर्ड ऑन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला पूरा नाम देख लीजिएगा, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, या इसी को बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, या इसी को बोलते हैं हम फ्रूट फ्लाई। तो देखिएगा इसीलिए इनको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक फादर बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का, क्योंकि इन्होंने काम किया है ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। और इनकी जो बुक्स थी उस बुक्स का नाम है, इन्होंने जितना भी अपना वर्क किया था वो सारा का सारा वर्क इन्होंने अपनी एक बुक में पब्लिश किया था, और उस बुक का नाम है थ्योरी ऑफ, मतलब द थ्योरी ऑफ जीन। तो इनकी जो बुक का नाम है वो है द थ्योरी ऑफ जीन, थ्योरी ऑफ जीन। अब इन्होंने देखिएगा थॉमस हंट मॉर्गन ने, अगर हम थॉमस हंट मॉर्गन को, टीएच मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलें तो किस बेस पे बोलेंगे? बिकॉज ही वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मेलैग्नोगेस्टर फ्रूट फ्लाई, और जितना भी इनका डिटेलिंग था या जितना भी इन्होंने क्राइटेरिया डिजाइन किया था वो सारा का सारा इन्होंने एक अपनी किताब में पब्लिश किया, और उस किताब का नाम है द थ्योरी ऑफ जीन। तो इन्होंने यहीं पे क्या किया, इन्होंने डिस्कवर किया रिकम्बिनेशन को, या रिकम्बिनेशन या रिकम्बिनेंट, और दूसरा है लिंकेज। तो लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन को भी इन्होंने क्या किया, यहीं पे डिस्कवर कर दिया। तो अगर कहीं भी आ जाए कि लिंकेज और रिकम्बिनेशन किसने डिस्कवर किया, तो लिंकेज और रिकम्बिनेशन भी डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो मॉर्गन साहब को ही जाता है। ओके, किसको जाता है? मॉर्गन साहब को। अब एक और साइंटिस्ट हैं वो भी देख लीजिएगा, उनका नाम है ए गैरॉड। एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ए गैरॉड। तो ये एक न्यू साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ए गैरॉड। इनको बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। तो देखिएगा ए गैरॉड को बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। तो ए गैरॉड को फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बोला जाता है। तो आपके दिमाग में आएगा सर फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स क्यों बोला जाता है? तो देखिएगा इन्होंने डिस्कवर्ड किया है फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर। ए गैरॉड डिस्कवर्ड फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर, फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर। तो देखिएगा अगर ए गैरॉड को बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स तो किस बेस से बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया पहला जेनेटिक डिसऑर्डर, और उस पहले जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम है
एल कैप्टोन मतलब फिनाइल क्यूटोनेरिया। तो देखिएगा उसका नाम है एल कैप्टोन। एल कैप्टोन मीन्स पीकेयू। पीकेयू मीन्स फिनाइल क्यूटोनेरिया। फिनाइल क्यूटोनेरिया। ओके। तो जितना भी फिनाइल क्यूटोनेरिया के बारे में इन्होंने क्या किया, डिटेलिंग की। तो डिटेलिंग की इन्होंने, और पूरा का पूरा डिटेल जो किया है वो उन्होंने एक अपनी किताब में लिखा है। और उस किताब का नाम है, देखिएगा, द बोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। द बोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। द बोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इनकी जो बुक्स थी वो थी द बोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो देखिएगा जो एक रॉड हैं, अगर हमने इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बोला तो इसलिए बोला क्योंकि यही डिस्कवरर थे फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर के। और फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर वो था एल्केप्टोन फिनाइल क्यूटोनेरिया। तो जितना भी फिनाइल क्यूटोनेरिया के बारे में डिटेलिंग था वो सारा का सारा डिटेलिंग इन्होंने अपनी एक किताब में लिखा। और उस बुक का नाम है द बोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी यहीं प्रपोज किया और उस कॉन्सेप्ट का नाम है, देखिएगा, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है वन म्यूटेंट जीन इज इक्वल टू वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है, देखिएगा, जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, वन म्यूटेंट जीन, वन म्यूटेंट जीन इज इक्वल टू वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। अगर एक म्यूटेंट जीन है तो उसके लिए भी एक मेटाबॉलिक ब्लॉक होना चाहिए, एक कंपलसरी है। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बोला गया था। क्या बोला गया था? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। तो ये था कुछ डिटेलिंग। अगर डिटेलिंग था तो अब देखिएगा, हम बहुत सारे साइंटिस्ट का यहाँ पे इस्तेमाल तो नहीं किए, बस जो मेन मेन साइंटिस्ट है जो यहाँ पे आपको क्या देंगे, बेनिफिट देंगे। अब हम जो चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले, जो जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले जेनेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे टर्म्स जो हैं, बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट जेनेटिक्स, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द जेनेटिकल टर्म्स ऑफ होल चैप्टर। इट मीन्स दैट अगर हम जेनेटिकल टर्म्स के बिना ही चैप्टर्स आगे बढ़ा दें तो आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होगा और आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी। ओके, तो पहले मैं क्या करूं, छोटे छोटे जेनेटिकल टर्म्स ले लूं और सारे के सारे जेनेटिकल टर्म्स आपको क्या कर दूं, समझा दूं। तो देखिएगा, हम बात करेंगे जेनेटिकल टर्म्स के बारे में। ओके, तो देखिएगा, फर्स्ट जेनेटिकल टर्म्स, जेनेटिकल टर्म्स। जेनेटिकल टर्म्स, तो देखिएगा बेटा जी, जेनेटिकल टर्म्स। अब जेनेटिकल टर्म्स क्या है, और जेनेटिकल टर्म्स, अगर जेनेटिकल टर्म्स मैंने जैसे मैंने बताया, कैरेक्टर, ट्रेट, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेमीजाइगस कंडीशन, फिनोकॉपी। ओके, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके जेनेटिकल टर्म्स हैं। तो पहला जेनेटिकल जो टर्म्स है वो है ट्रेट। क्या है? फर्स्ट जेनेटिकल टर्म जो है वो है ट्रेट। ट्रेट क्या है? पहला जो जेनेटिकल टर्म्स है जो ट्रेट, ट्रेट है क्या, बता सकता है कोई? अगर मैं बोलूं ये कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म है तो इसी को मैं लिख दूं डिफरेंट, डिफरेंट
form of characters, different form of characters called trait. कैरेक्टर का दूसरा फॉर्म, कैरेक्टर का दूसरा फॉर्म, इसको मैंने बोल दिया ट्रेड। और अगर मैंने ट्रेड बोल दिया तो किस बेस पे बोलूंगा? अगर मैंने ट्रेड बोल दिया तो किस बेस पे बोलूंगा? तो देखिएगा, ट्रेड बोलूंगा ऑन द बेसिस ऑफ टॉल एंड डॉर्फ। तो ये है कैरेक्टर का दूसरा फॉर्म जिसको मैंने बोला ट्रेड। तो आप कहोगे सर तो फिर कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर है क्या? कैरेक्टर है क्या? तो अगर मैं बोलूं इट इज द सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन विच डेवलप्ड फ्रॉम जीन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कैरेक्टर, इज कॉल्ड कैरेक्टर। तो क्या हम कैरेक्टर को भी एक्सप्लेनेशन कर देंगे? तो मैं बोलूं इट इज ए significant it is a significant morphological it is a significant morphological and physiological expression. It is a significant morphological and or physiological expression which developed from gene expression, which developed from जीन के एक्सप्रेशन से, उसको बोलते हैं हम कैरेक्टर। तो देखिएगा, इट इज ए सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड इट इज ए सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन विच डेवलप्ड फ्रॉम जीन एक्सप्रेशन। देखिएगा, ये एक टाइप का, मैं बोलूं तो एक टाइप का मॉर्फोलॉजिकल, एक टाइप का फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन है जो जीन के एक्सप्रेशन से डेवलप्ड होता है। इसको बोलते हैं हम कैरेक्टर, इसको बोलते हैं हम कैरेक्टर। तो आप कहोगे सर कैरेक्टर कैसे बोलेंगे? तो देखिएगा, कैरेक्टर हम कैसे बोलेंगे? तो कैरेक्टर हमने किस बेस पे बोला? हमने कैरेक्टर बोला ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट हाइट एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट कलर, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट हाइट एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट कलर, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट हाइट एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट कलर, इसीलिए हमने कैरेक्टर बोला है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम अगर कैरेक्टर के बारे में बोलें तो इट इज ए सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन विच डेवलप्ड फ्रॉम जीन एक्सप्रेशन, जो जीन के एक्सप्रेशन से डेवलप्ड हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल वे में हो चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल वे में हो, उसको बोलते हैं कैरेक्टर। और कैरेक्टर को हम बहुत इजीली जब ही समझेंगे जब हम एग्जाम्पल देंगे। तो एग्जाम्पल हमने दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट हाइट एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट कलर। इसके बाद तुरंत दूसरा सेगमेंट हमने ड्रा किया था ट्रेट। तो ट्रेट को मैंने बोला था ट्रेट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म। एंड जब हमने ट्रेट को बोला डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, तो किस बेस पे बोला? ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट टॉल एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट शॉर्ट। मींस टॉल भी है और डॉर्फ भी है, मींस बड़ा है और बोना है। ठीक, तो ये हो गया ट्रेट और ये हो गया कैरेक्टर। आया समझ में? अब देखिएगा, जो तीसरा सेगमेंट है, ये तीसरा जेनेटिकल डिसऑर्डर है, वो देख लीजिएगा, वो है जीन। जीन को बोलते हैं फैक्टर और इसी को बोलते हैं एलिमेंट। जीन, फैक्टर और एलिमेंट, जीन, फैक्टर और एलिमेंट। तो ये जो जीन, फैक्टर और एलिमेंट है, ये मेंडल ने दिया, बाय मेंडल। लेकिन अगर इंडिविजुअल जीन के बारे में बात कर लें, इंडिविजुअल जीन के बारे में बात कर लें, तो ये दिया है जो टर्म जीन है, जीन का जो टर्म दिया है वो दिया है साइंटिस्ट ने, जोनासन ने, साइंटिस्ट जोनासन। ओके, तो याद रखिएगा कि अगर जीन
है, फैक्टर है, जीन को ही फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर को ही एलिमेंट बोलते हैं। तो एक कंबाइनली दिया है मेंडल ने, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल जीन टर्म की बात कर लें तो जीन का जो टर्म है वो दिया है आपको जोनासन ने। तो आपके दिमाग में आएगा तो सर ये स्टेटमेंट क्या है, तो कोई बता सकता है? आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा, जीन आर द इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन, या इट इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। पढ़ा है क्या कि जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस which can transfer from one generation to next generation and regulate the expression of character, और कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट करने के लिए जीन की मदद ली जाती है। तो देखिएगा यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस which transfer their character, which transfer their character, which transfer their character from one generation to next generation, which transfer their character from one generation to next generation and regulate the expression of character, and regulate the expression of character, regulate the expression of character is called gene। तो देखिएगा जीन क्या है, जीन बोल दो या एलिमेंट बोल दो या फैक्टर बोल दो, ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट था वो दिया था मेंडल साहब ने, लेकिन जो जीन का टर्म था वो दिया था जॉनसन ने। और किस बेस पे दिया था कि इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अगर ये यूनिट इनहेरिटेंस का यूनिट है तो ये इसके पास एबिलिटी होती है कैरेक्टर को एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करने के लिए। और अगर कैरेक्टर एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं तो इन्हीं के पास भी एबिलिटी होती है कि कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए इस टाइप के फिनोमेना को बोलते हैं जीन। ओके, तो ये था भैया जीन के बारे में। देखिएगा नेक्स्ट जो जेनेटिकल टर्म्स आएगा वो आएगा एलील। तो वो पांचवा जेनेटिकल टर्म जो है वो है एलील। एलील बोल दो या इसी को बोल दो एलीलो, एलीलो मॉर्फ। एलील बोल दो या इसी को बोल दो एलीलो मॉर्फ। तो अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे एलील की, तो एलील का जो टर्म है, एलील का जो टर्म है वो दिया है विलियम बेटसन ने। एलील टर्म जो दिया है वो दिया है विलियम बेटसन ने। और क्या होता है, ये एक दूसरे के बिलोंग्स करते हैं, तो मैंने लिख दिया बिलोंगिंग्स टू ईच अदर, बिलोंगिंग टू ईच अदर, बिलोंगिंग टू ईच अदर। अब आप कहोगे अगर ये एक दूसरे से बिलोंग्स करते हैं तो क्या ये अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन का? बिल्कुल हम बोल सकते हैं दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर प्रेजेंट ऑन सेम locus on a homologous pair of gene and regulate the different form of character is called alleles या एलिलोमॉर्फ्स। कोई बात नहीं, देखिएगा एक बार फिर से स्टेटमेंट बोल दूं कि एलील जो है इसको हम बोलते हैं दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का दूसरा फॉर्म। दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर या दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, एक ही सेम चीज है कि दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर, याद रखिएगा इन्होंने बोला कि दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑन homologous chromosomes, which are present on same locus on a homologous pair of chromosomes and regulate the different form of character, and regulate the different form of character is called allele। तो देखिएगा स्टेटमेंट में अगर मैं लिखूं तो इसका है allele are the
different form of gene. Allele are the different form of gene which are present on same locus, which are present on, अभी से बताऊंगा locus का मतलब क्या है, which are present on same locus on homologous pair of chromosome, on homologous pair of chromosomes, homologous pair of chromosomes, and regulate and regulate the different regulate the different form of character and regulate the different form of character. तो इस टाइप के सेगमेंट को हम बोलते हैं एलील, इस टाइप के सेगमेंट को हम बोलते हैं एलील. तो देखिएगा बेटा जी, अगर हमें अब समझना हो कि अगर मैं बोलूं कि एलील आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, एलील आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन which are present on same locus on a homologous pair of chromosomes and which regulate the different form of character is called allele. तो homologous का मतलब क्या है और heterologous का मतलब क्या है? तो देखिएगा, सपोज मैं बोल दूं, यहां देखिएगा, ओके. सपोज एक टी यहाँ पे, एक टी यहाँ पे. तो अगर मैं इसके एक्सप्रेशन की बात कर लूँ, देखिए अगर इसके एक्सप्रेशन की बात कर लूँ, इसके और इसके, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ओके, इसको या मैं बोल दूं इसको, तो इसको बोलते हैं हम एलिलिक जीन पेयर, एलिलिक जीन पेयर. अगर मैं इसके और इसके एक्सप्रेशन की मैं बात कर लूं, इसके और इसके, तो इसको हम बोलते हैं नॉन एलिलिक जीन पेयर, नॉन एलिलिक जीन पेयर. या मैं बात कर लूं इस तरीके से और बात कर लूं, एक दो अलग अलग है और यही प्रेजेंट है, तो इसको भी बोलते हैं हम नॉन एलिलिक जीन पेयर. अब देखिए किस तरीके से नॉन एलिलिक जीन पेयर. तो अगर मैं बोलूं कि सपोज मेरे पास एक कैपिटल टी है या एक स्मॉल टी है, ओके, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ये क्या है. तो ये है सपोज एक इंडिविजुअल ये है, एक इंडिविजुअल ये है, तो एक है एन मतलब हैप्लॉइड सेल. तो बताइएगा हैप्लॉइड सेल में कितने एलील होंगे कैरेक्टर में? तो याद रखिएगा ये होंगे वन एलील ऑफ ए कैरेक्टर, वन एलील ऑफ ए कैरेक्टर, एक कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक एलील. लेकिन अगर मैं बात कर लूं पेयर की, ओके, अगर मैं बात कर लूं पेयर की, अगर मैं बात कर लूं पेयर की, तो देखिएगा बेटा जी, अगर मैं बात कर लूं पेयर की, ओके, तो ये वाला जो सेगमेंट है ये भी अलग हो जाएगा. तो ये डोनेट कर रहा टू एन सेल को, ओके, ये भी टू एन सेल, ओके, दो है ना, तो टू एन सेल ये भी, और ये भी टू एन सेल मतलब डिप्लॉइड सेल. अगर अब मुझे डिप्लॉइड सेल में एक कैरेक्टर में एलील पता करने हो, तो देखिएगा यहाँ पे तीनों कंडीशंस में, यहाँ पे तीनों कंडीशन में होंगे टू एलील, टू एलील ऑफ ए कैरेक्टर, टू एलील ऑफ ए कैरेक्टर. इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक टाइप के वन टाइप ऑफ टू एलील, इसका मतलब हो जाएगा वन टाइप ऑफ टू एलील. और ये हो गया आपका एलील का सेगमेंट खत्म. तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, एलील का जो टर्म दिया वो दिया विलियम वेटसन ने, इसको बोलते हैं एलीलोमॉर्फ्स, एक दूसरे के बिलोंग्स होते हैं. ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन का, इट इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, ओके, कौन? एलील. और सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं और होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स भी होने चाहिए. और ये क्या करते हैं,
ये रेगुलेट भी करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को। तो देखिएगा ये मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन बना दिया किस तरीके से हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को भी डोनेट करेंगे। अगर हैप्लॉइड है तो इसमें एक कैरेक्टर में एक एलील होगा, लेकिन अगर डिप्लॉइड हैं तो एक कैरेक्टर में दो एलील होंगे, मतलब एक टाइप के दो एलील होंगे एक कैरेक्टर में। तो ये था आपका एलील के कॉन्सेप्ट के बारे में, और ये एलील का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब देखिएगा जो सिक्स्थ आपका जेनेटिकल टर्म्स है, जो सिक्स आपका जेनेटिकल टर्म्स है वो देख लीजिएगा। जो सिक्स आपका जेनेटिकल टर्म्स है वो है होमोजाइगस कंडीशन, वो है होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन। तो देखिएगा सबसे पहले होमो मतलब होता है सिमिलर, इसका पहले नाम लिख लो, दूसरा इसको बोलते हैं प्योर। ओके, तो देखिएगा होमोजाइगस, इसका अगर मैं स्टेटमेंट के बारे में आपको बताऊं तो स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट है कि इट इज द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर पेयर या सिमिलर पेयर ऑफ एलील ऑफ ए कैरेक्टर इन ए 2n सेल, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एलील ऑफ ए कैरेक्टर इन 2n सेल। तो देखिएगा इट इज ए प्रेजेंस ऑफ, सिमिलर बोल दूं या इसी को बोल दूं आइडेंटिकल, इट इज ए सिमिलर और आइडेंटिकल पेयर ऑफ एलील, इट इज सिमिलर और आइडेंटिकल पेयर ऑफ एलील ऑफ ए कैरेक्टर इन 2n सेल। मतलब डिप्लॉयड सेल में सिमिलर पेयर हों या आइडेंटिकल पेयर हों एलील के, उसको बोलते हैं हम होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब है, देखिएगा किस बेस पे मैंने हो बोला होमोजाइगस कंडीशन, तो होमोजाइगस कंडीशन मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ, होमो मीन्स होता है, देखिए ये होमोजाइगस कंडीशन, ओके, ये होमोजाइगस कंडीशन, ओके, ये होमोजाइगस कंडीशन, ओके, ये होमोजाइगस कंडीशन, ओके। तो क्या ये होमोजाइगस है, तो ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, और ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। तो ये है सिमिलर पेयर ऑफ एलील, ये भी सिमिलर पेयर हैं। तो कंडीशन से अगर ये सिमिलर पेयर हैं तो देखिएगा ये जो सेगमेंट है आपका, ये था डोमिनेंट जीन का। तो अभी मैं बता दूंगा आपको डोमिनेंट का मतलब क्या होता है। ये डोमिनेंट हैं और ये सारे के सारे आपके जो हैं वो हैं रिसेसिव। ये डोमिनेंट हैं और ये हैं जो ये रिसेसिव हैं, ये डोमिनेंट हैं और ये रिसेसिव हैं। तो ये कहानी इसकी खत्म हो गई होमोजाइगस की। तो जो आपका सातवां जेनेटिकल टर्म्स है वो है हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस मीन्स कंडीशन मीन्स होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन मीन्स होता है इम्प्योर, इम्प्योर बोल दूं या इसी को बोल दूं हाइब्रिड, इम्प्योर बोल दूं या इसी को बोल दूं हाइब्रिड कंडीशन, ओके। तो यहाँ पे फिर से देखिएगा स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं कि इट इज द प्रेजेंस ऑफ डिसिमिलर और अनइक्वल पेयर ऑफ एलील ऑफ ए कैरेक्टर इन 2n सेल। तो देखिएगा प्रेजेंस ऑफ डिसिमिलर और अनइक्वल पेयर ऑफ एलील ऑफ ए कैरेक्टर इन 2n सेल, इन 2n सेल। अगर 2n सेल में डिसिमिलर पेयर ऑफ कैरेक्टर होंगे तो वो कैसे होंगे, तो देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा। तो देखिएगा क्या ये डिसिमिलर पेयर हैं, ये भी डिसिमिलर पेयर हैं, ये भी डिसिमिलर पेयर हैं और ये भी डिसिमिलर पेयर हैं।
तो ये सारे के सारे जो गैमेट्स हो जाएंगे ये हैं डिसिमिलर एलील, ये हैं डिसिमिलर एलील, ये हैं डिसिमिलर एलील, ये हैं डिसिमिलर एलील। तो ये आपकी कहानी खत्म हो गई हेट्रोजाइगस की, ये कहानी खत्म हो गई आपकी हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन की। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक और कंडीशन आती है जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा हेमीजाइगस कंडीशन। तो हेमीजाइगस कंडीशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ सिंगल एलील ऑफ ए कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ सिंगल एलील ऑफ ए कैरेक्टर इन ए 2n सेल, जैसे कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। तो देखिएगा बेटा जी, जो आपकी सातवीं जेनेटिकल टर्म्स है वो है हेमी जाइगस कंडीशन, हेमी जाइगस कंडीशन। तो देखिएगा हेमीजाइगस कंडीशन का मतलब क्या है, हेमीजाइगस कंडीशन का मतलब देख लीजिएगा बेटा जी, हेमीजाइगस कंडीशन का मतलब है हेमीजाइगस कंडीशन का मतलब देख लीजिएगा हेमी जाइगस कंडीशन। ओके, हेमीजाइगस कंडीशन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ सिंगल एलील ऑफ ए कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ सिंगल एलील ऑफ ए कैरेक्टर इन ए 2n सेल। तो देखिएगा द प्रेजेंस ऑफ single allele of a character, the presence of single allele of a character in a 2n cell। अगर 2n सेल में सिंगल एलील का जो कैरेक्टर है वो डिप्लॉयड सेल में प्रेजेंट होगा तो उस टाइप के कंडीशंस को हम बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। और जो इसका एग्जाम्पल है वो है एक्स वाई क्रोमोसोम्स, एक्स वाई क्रोमोसोम्स, एक्स वाई क्रोमोसोम्स। अगर एक्स वाई क्रोमोसोम्स है तो आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये प्रेजेंस ऑफ एक्स वाई, प्रेजेंस ऑफ सिंगल एलील ऑफ ए कैरेक्टर इन ए 2n सेल, तो इसका जो जीन होगा वो कहां प्रेजेंट होगा। तो एक स्टेटमेंट और देख लीजिएगा, those genes are present, those genes are present on non homologous, those genes are present on non homologous region of X chromosomes, ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। तो देखिएगा इसका जो जीन्स होगा बेटा जी, इसका जो जीन्स होगा वो जीन्स कहां प्रेजेंट होगा, नॉन होमोलोगस रीजन पे। नॉन होमोलोगस का मतलब देख लीजिए क्या होता है, नॉन होमोलोगस का मतलब देख लीजिएगा, सपोज एक एक्स्ट्रा पेयर यहां पे ग्रो हो जाए, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन होमोलोगस, इसको हम बोलेंगे नॉन होमोलोगस। तो नॉन होमोलोगस, और ये हो गया एक्स, ये हो गया बेटा जी वाई। तो इसमें लिखा है कि इसका जो जीन प्रेजेंट होगा वो होगा नॉन होमोलोगस रीजन पे, इसका जो जीन प्रेजेंट होगा वो होगा नॉन होमोलोगस रीजन पे एक्स क्रोमोसोम्स के। तो देखिएगा एक्स क्रोमोसोम्स के रीजन पे मैंने नॉन होमोलोगस क्या कर दिया, प्रेजेंट करा दिया। इस टाइप के जीन को बोलते हैं हम हेमीजाइगस कंडीशन में पाए जाने वाला जीन, हेमीजाइगस कंडीशन में पाए जाने वाला जीन। तो आप कहोगे अगर ये नॉन होमोलोगस है सर तो ये क्या हो जाएगा, तो बेटा जी ये हो जाएगा होमोलोगस, ये हो जाएगा बेटा जी होमोलोगस, तो ये हो जाएगा बेटा जी आपका होमोलोगस। तो ये वाला जो है आपका, ये जो वाला है आपका, ये वाला, ये है आपका नॉन होमोलोगस, और ये जो है आपका यहां से लेकर यहां तक ये है आपका होमोलोगस। ओके, तो ये है आपका हेमीजाइगस कंडीशन की पूरी कहानी। अब देखिएगा जो आपका 8 जेनेटिकल टर्म्स है वो है फिनोटाइप, वो है फिनोटाइप, वो है फिनोटाइप।
टाइप। फिनोटाइप को बोलते हैं मेंडेलियन रेशियो, फिनोटाइप को बोलते हैं मेंडेलियन रेशियो। जैसी जैसी आप लोग आगे बढ़ते जाओगे या जेनेटिकल डिसऑर्डर जेनेटिकल टर्म्स के बारे में पढ़ते जाओगे, आप लोगों को क्लियर इंडिकेशन होता जाएगा कि हमने यहाँ पे क्यों बोला है मेंडेलियन रेशियो। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ फिनोटाइप की, तो इट इज ए एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का मॉर्फोलॉजी में अपीयर हो और एक्सटर्नल वे में भी अपीयर हो, तो इस टाइप को बोलते हैं हम फिनोटाइप। तो देखिएगा, इट इज ए एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस of a character. It is a morphological, it is a external or morphological appearance of a character is called phenotype. अब इस called phenotype किस बेस पे, तो देख लीजिएगा, on the basis of tall and dwarf। तो किस बेस पे, प्लांट के टॉल की वजह से और प्लांट के ड्रॉप की वजह से फिनोटाइप। और नाइन्थ जो आपका जेनेटिकल है, जेनेटिकल टर्म्स है, वो है आपका जीनोटाइप, वो है आपका जीनोटाइप। तो जीनोटाइप को हम बोलते हैं रियल रेशियो, जीनोटाइप को हम बोलते हैं रियल रेशियो। अब क्यों बोलते हैं रियल रेशियो, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा रियल रेशियो क्यों बोला, या जीनोटाइप है क्या, तो जीनोटाइप का मतलब होता है कि इट इज ए genetic constitution, it is a genetic constitution of character, it is a genetic constitution of character। या इसी को मैं और फ्रेम कर दूं तो इनको बोलूं मैं, it is a genetic makeup of an organism, it is a genetic makeup of an organism is called genotype। और इसका जीनोटाइप है, तो हम इसके जीनोटाइप कैसे निकालेंगे बेटा जी, तो वो देख लीजिएगा। तो इसके जो जीनोटाइप्स होंगे वो होंगे, देखिएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये कैसे आए और हमने कैसे लिख दिए, अभी आप सिर्फ इनका नाम देख लीजिएगा, बाकी जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर्स में, आपको एक एक चीज क्लियर होती जाएगी कि ये वास्तव में आए कहाँ से थे और इनका क्या मतलब था। तो यहाँ तक सभी स्टूडेंटों को समझ में आ गया हो गए, एक आपको लगभग बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और अभी भी इसमें कुछ जेनेटिकल टर्म्स बचे हैं, 2 4 5 बचे हैं। तो जेनेटिकल टर्म्स के बाद हम सीधा मेंडलिज्म पे आएंगे, मेंडल के बारे में बताएंगे, उनकी डिस्कवरी क्या थी, उनके काम को किसी ने क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया, या वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनके जरिए मेंडल साहब को बाद में पॉपुलैरिटी मिली और बाद में इनको क्रेडिट मिला। तो आज का जो लेक्चर था यहीं तक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच। और ये जितना भी बेसिक्स मैंने आपको बताया है, जेनेटिकल टर्म्स लिए हैं, आप अगर आपको चैप्टर में कमांड करना है अच्छे से और हाई मार्क्स लेने हैं बोर्ड में और हाई मार्क्स लेने हैं नीट में, तो जितने भी मैंने आपको जेनेटिकल टर्म्स या बेसिक पॉइंट बताए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और नोट डाउन करने के बाद इनको आप याद कर लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।